Hello, welcome to Advisor. Today we are going to discuss something about viruses. Who discovered it? Why it is called as transitional group? कौन से टाइप के डिजीजेस हो रहे हैं इसमें या बैक्टीरियोफेजेस क्या हैं? किस तरीके का न्यूक्लिक एसिड है, वेदर इट इज डबल स्ट्रैंडेड और सिंगल स्ट्रैंडेड? उससे पहले हम लोग समझेंगे कि इंट्रोडक्शन क्या है इसका, यानी कि किसने डिस्कवरी की, टर्म क्या है या किसने फर्स्ट क्रिस्टलाइजेशन ऑफ वायरस दिया, वो सब। डिस्कवर्ड बाय डिमिट्री इवानोव्स्की, और किसमें डिस्कवर किया इन्होंने? टोबैको मोज़ैक डिजीज में, और टोबैको मोज़ैक डिजीज कॉज्ड बाय टोबैको मोज़ैक वायरस। ओके, उसके बाद ये जो टर्म है वायरस, दिस टर्म वाज गिवन बाय पास्चर। दिस टर्म वाज गिवन बाय पास्चर। ओके, बीजरनिक ने 1898 में कहा था, 1898 में कहा था कॉन्टैगियम विवियम फ्लूइडम अबाउट वायरस। एक ही 2-3 शब्दों में इन्होंने जो है काफी चीजें समझा दी अबाउट वायरसेस, कि वायरसेस होते क्या है। वायरसेस क्या है? लिविंग इन्फेक्शियस फ्लूइड, इसका मतलब है, इस पूरे का मतलब है लिविंग इन्फेक्शियस फ्लूइड। ठीक है, तो ये किसने दिया है? बीजरनिक ने 1898 में। पहली बार वायरसेस को नॉर्मली इन सब बैक्टीरिया को, इन सब चीजों को नहीं किया जाता, लेकिन वायरसेस को हम क्रिस्टल बना सकते हैं। तो सबसे पहले क्रिस्टलाइजेशन ऑफ वायरस वाज डन बाय क्रिस्टलाइजेशन ऑफ वायरसेस was done by W.M. Stanley. W.M. Stanley, ठीक है। W.M. Stanley ने इसको कब किया था? 1935 में। कब किया है? 1935 में। ओके, उसके बाद नेक्स्ट समझते हैं बैक्टीरियोफाजस के बारे में। यानी कि बैक्टीरियोफाजस को किसने डिस्कवर किया? बैक्टीरियोफाजस को डिस्कवर किया है F.W.T. वॉट एंड F.H.D. हेरल ने, जो यहाँ पे आपको साइंटिस्ट दिख रहे हैं, 1915 में और 1917 में। क्या है? F.H.D. हेरल एंड F.W.T. वॉट। इन्होंने किसकी डिस्कवरी की है? इन्होंने डिस्कवरी की है बैक्टीरियोफाजस की। और बैक्टीरियोफाजस क्या है? बैक्टीरियोफाजस दे किल बैक्टीरिया। गंगा, रिवर गंगा में यही पाया जाता है, बहुत ज्यादा बैक्टीरियोफाजस पाया जाता है, इसलिए इसमें बैक्टीरिया नॉर्मली नहीं प्रेजेंट होता है और जल्दी वो पानी सड़ता नहीं है, हम लोग जो ये कहते हैं। ठीक है, इसी वजह से। उसके बाद बॉर्डन एंड पायरी ने, बॉर्डन एंड पायरी ने 1937 में ये दो साइंटिस्ट हैं जिन्होंने वायरस का केमिकल नेचर भी खोजा, कि वायरस का केमिकल नेचर क्या है, क्या ये इन्फेक्ट कर पाते हैं या नहीं, ये किस तरीके से इन्फेक्ट करते हैं, लिविंग है या नॉन लिविंग है। ये इन्होंने केमिकल नेचर ऑफ वायरसेस के बारे में खोजा और इन्होंने बोला कि वायरसेस क्या है? इट इज अ न्यूक्लियो प्रोटीन। क्या है ये? न्यूक्लियो प्रोटीन, यानी कि एक तो ये न्यूक्लिक एसिड और दूसरा ये प्रोटीन से मिलके बना हुआ है। इन्हीं दोनों चीज का आपका पूरा का पूरा वायरसेस है। चाहे आप कोई भी वायरस देखोगे उनमें यही दो चीजें पाई जाएंगी, एक तो न्यूक्लिक एसिड होगी। अब ये न्यूक्लिक एसिड भी कई टाइप्स की हो सकती हैं। आपका डीएनए हो सकता है या फिर आपका आरएनए हो सकता है। अब डीएनए है तो ये डबल स्टैंडर्ड हो सकते हैं या फिर सिंगल स्टैंडर्ड हो सकते हैं। आरएनए है तो अगेन डबल स्टैंडर्ड भी हो सकते हैं या सिंगल स्टैंडर्ड भी हो सकते हैं। ये न्यूक्लिक एसिड है। बाकी प्रोटीन को हम क्या कहते हैं? प्रोटीन को कहते हैं कैप्सिड। आगे इसके बारे में समझेंगे। ठीक है, अब आपको समझ में आ गया कि ये जो आपका वायरसेस है वो कैसा है? न्यूक्लियो प्रोटीन होता है। नॉर्मली इसको हम नेकेड आई से नहीं देख सकते, तो आपका जो वायरसेस है वो क्या है? माइक्रोस्कोपिक। अब ये अलग साइंटिस्ट हैं, इनका नाम है डेलब्रक। क्या नाम है? डेलब्रक। इन्होंने क्या खोजा था? इन्होंने खोजा था म्यूटेशन इन वायरसेस। इसको तो आप बहुत क्लियरली समझ रहे होगे। आपने कोरोना वायरस को देखा था। कोरोना वायरस में हर टाइम नए नए वेरिएंट आ रहे थे। ये नए नए वेरिएंट एक्चुअली क्या है? उसके ही अंदर, जैसे मान लीजिए उसका ये डीएनए है, तो उस डीएनए में कभी कोई चीज प्रेजेंट है, कभी कोई चीज प्रेजेंट है, यानी कि बेसिकली हो क्या रहा है? म्यूटेशन हो रहा है, और म्यूटेशन की वजह से ही नए नए वेरिएशंस बन के आ जा रहे हैं। ठीक है, उसके बाद हर्शी एंड चेज एक्सपेरिमेंट में ये पता चला था हमको कि एक्चुअली जो मटेरियल जो एंटर होता है होस्ट सेल में वो क्या होता है? न्यूक्लिक एसिड। ओके, यहां तक आपको बात
थोड़ी बहुत समझ में आ गई होगी अबाउट वायरसेस। तो वायरसेस के कैरेक्टरिस्टिक को जान लेते हैं। जो अभी हमने समझा वो तो हम इसको लिख सकते हैं कि माइक्रोस्कोपिक। अब माइक्रोस्कोपिक भी ऐसा नहीं है कि आप माइक्रोस्कोप पे देखोगे तो ये वायरसेस आपको दिख जाएंगे, ऐसा नहीं होता है। माइक्रोस्कोप में भी क्लियर नहीं दिखता है, यानी कि माइक्रोस्कोप में दिखता ही नहीं, आप ऐसे समझ लो। सब माइक्रोस्कोपिक होता है, इसके लिए भी एक अलग टाइप का आपको मशीन दिखेगा। फिर ऑब्लिगेट होते हैं। अब ऑब्लिगेट और फैकल्टेटिव के बारे में समझना। फैकल्टेटिव क्या होता है? फैकल्टेटिव से एक वर्ड है फैसिलिटी। ऑल्दो इससे वो डिस्क्राइब नहीं हुआ है, बस याद करने का तरीका है कि फैसिलिटी यानी कि मान लीजिए कोई ऐसा कोई भी वायरस या कोई भी बैक्टीरिया, कुछ भी अगर फैकल्टेटिव लिखा है, इसका मतलब है कि उसके पास फैसिलिटी है कि वो अपने होस्ट पे रहेगा। अगर होस्ट बाय चांस मर जाए तो वो किसी और पे भी जा सकता है, ठीक है, उसके पास ये फैसिलिटी है। लेकिन जो ऑब्लिगेट होते हैं ना, उनके पास वही एकमात्र वायरस होता है। तो होस्ट के साथ भी यही केस है। होस्ट जो है एकमात्र जिस होस्ट पे रहता है ना, उसी पे रहता है। तो ऑब्लिगेट इंट्रासेलुलर यानी कि सेल के अंदर एंटर कर जाता है, तो इंट्रासेलुलर पैरासाइट है, इंट्रासेलुलर पैरासाइट है, ठीक है। उसके बाद वायरसेस में आपको या तो डीएनए मिलेगा या फिर आरएनए मिलेगा। कभी भी ऐसा नहीं हो सकता कोई वायरस में आपको डीएनए भी मिल रहा है और आपको आरएनए भी मिल रहा है, ऐसा नहीं होगा। ओके, थर्ड जो इसमें कैरेक्टरिस्टिक है वो ये कि इट कैन पास थ्रू बैक्टीरियल फिल्टर्स। अब इसका मतलब क्या होता है? बैक्टीरियल फिल्टर्स से भी पास कर सकता है ये। इसका मतलब सिंपल सा है, अगर मान लीजिए कोई एक आपके पास शेविंग मशीन है जिसमें आप बैक्टीरिया को डाल रहे हो, तो बैक्टीरिया उसमें रुक जा रहा है, लेकिन वायरसेस उससे निकल जा रहा है। इसका मतलब क्या है? वायरसेस आर वे मोर स्मॉलर देन बैक्टीरिया, ठीक है, बात समझ में आई। उसके बाद इट हैज द कैरेक्टरिस्टिक मोड ऑफ रेप्लिकेशन। काफी अचंभा वाली चीज है, कैरेक्टरिस्टिक मोड ऑफ मल्टीप्लिकेशन। अचंभा मैंने क्यों बोला? क्योंकि जब भी ये होस्ट के बाहर रहेगा, ठीक है, मान लीजिए ये होस्ट है जिसके ऊपर वायरसेस को कोई डिजीज कॉज करना है, अगर होस्ट के बाहर है तो वायरस क्या हो गया? नॉन लिविंग है। लेकिन जब ये होस्ट के अंदर रहेगा तो ये क्या हो जाएगा? लिविंग है। तो ये इस तरीके का इसका कैरेक्टरिस्टिक होने के बावजूद इट हैज द ग्रेटर एबिलिटी टू मल्टीप्लिकेट, ठीक है। तो मैंने कहा लिविंग और नॉन लिविंग। तो लिविंग और नॉन लिविंग कैसे पता चल रहा है हमको? कोई चीज लिविंग हो तो उसके अंदर क्या? प्रोटोप्लाज्म होने चाहिए, एंजाइम सिस्टम होना चाहिए, रेस्पिरेशन सिस्टम होना चाहिए। ये तीनों चीज नहीं होता है आपके वायरसेस में, यानी कि नो प्रोटोप्लाज्म, इसके पास प्रोटोप्लाज्म भी नहीं है, ठीक है, इसके पास एंजाइम सिस्टम भी नहीं है, ये रेप्लिकेशन भी नहीं कर सकता, सॉरी ये आपका रेस्पायरेशन भी नहीं कर सकता। रेप्लिकेशन तो कर ही सकता है, रेस्पायरेशन भी नहीं कर सकता, लेकिन ये क्रिस्टलाइज हो सकता है, ठीक है, इट कैन क्रिस्टलाइज। आपने देखा ना कि क्रिस्टलाइज किसने किया था सबसे पहले? WM स्टैनले ने 1935 में। उसके बाद ये कल्चर मीडियम में ग्रो नहीं कर सकता, कैन नॉट ग्रो इन कल्चर मीडियम। कल्चर मीडियम में ये ग्रो नहीं कर सकता, ठीक है। आप जैसे बैक्टीरिया को ग्रो कर लेते हो कल्चर मीडियम में, ये ग्रो नहीं हो सकता। इसको हम लिविंग क्यों कह रहे हैं? क्योंकि लिविंग में न्यूक्लिक एसिड होता है, वो इसमें प्रेजेंट है। लिविंग जो है वो होस्ट सेल के अंदर मल्टीप्लाई कर सकता है, वो भी ये कर सकता है। जो लिविंग होते हैं वो कई सारे, बहुत सारे, जैसे बैक्टीरिया, उसको हम लिविंग कहते हैं, तो डिजीजेस कॉज कर सकते हैं, ये भी डिजीजेस कॉज कर सकते हैं। ह्यूमन में भी कर सकते हैं, प्लांट में भी कर सकते हैं, सब में कर सकते हैं, ठीक है। इन तीनों कैरेक्टरिस्टिक की वजह से हम इनको लिविंग बीइंग कहते हैं, यानी कि हम इसको लिविंग कहते हैं। और क्योंकि ये इसके पास दोनों ही लगभग कैरेक्टरिस्टिक है, लिविंग भी है कुछ सेंस में, कुछ सेंस में नॉन लिविंग भी है, इसलिए हम इसको क्या कह सकते हैं? एक जो कंक्लूजन है दैट इज ट्रांजिशनल ग्रुप। ये क्या है? ट्रांजिशनल ग्रुप है। किसके बीच में? ट्रांजिशनल ग्रुप बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग। लिविंग और नॉन लिविंग के बीच में ये ट्रांजिशनल ग्रुप है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं हम क्लासिफिकेशन की। क्लासिफिकेशन सबसे पहली बात तो इसको एज सच क्लासिफाई किया नहीं गया है, लेकिन F.O. होल्म्स ने इसको 1948 में एक ऑर्डर निकाला, ऑर्डर दैट इज वायरेल्स, और इसके अंतर्गत इन्होंने इसको 3 सब ऑर्डर्स में रखा है, 3 सब ऑर्डर्स, ठीक है।
सबसे पहला तो है आपका फाइटोफैगनी। फाइटोफैगनी, फाइटो का मतलब क्या होता है? फाइटो का मतलब होता है प्लांट्स, और फेजनी का मतलब होता है फेज, जो कि प्लांट्स को इन्फेक्ट करे, ठीक है, विच इन्फेक्ट प्लांट्स, ठीक है, विच इन्फेक्ट प्लांट्स, फाइटोफैगनी। उसके बाद है जूफैगनी। जूफैगनी क्या होता है? जू होता है एनिमल्स, और फैगनी का मतलब अगेन जो इन्फेक्शन कॉज कर सकता है। अगेन फेजेस जो है, यानी कि आप इसको कह सकते हो बैक्टीरियोफेजेस। क्या कह सकते हो? बैक्टीरियोफेजेस, जो किसको इन्फेक्ट कर रहे हैं? बैक्टीरिया को कर रहा है, ठीक है। इसी तरीके से और भी अब इसके अंदर अंदर आ जाते हैं और भी कई सारे टाइप के, जैसे बैक्टीरियोफेजेस में ही आपके आ जाते हैं साइनोफेजेस, ठीक है। साइनोफेजेस क्या है? आपको पता है साइनोबैक्टीरिया होता है, तो साइनोबैक्टीरिया को किल करने वाला फेज क्या कहलाएगा? साइनोफेजेस। तो इस तरीके से इसको डिफरेंट में डिवाइड किया गया है। नॉमेनक्लेचर की बात करते हैं, अगेन हम नॉमेनक्लेचर, और नॉमेनक्लेचर यानी कि इसको नाम कैसे दिया गया। तो सबसे पहले इसको किसने किया था? गिब्स एंड हैरिसन ने। गिब्स एंड हैरिसन ने 1968 में गिब्स एंड हैरिसन ने एक नेमिंग वायरस यानी कि क्रिप्टोग्राम दिया है, टीएमवी का दिया है। तो इस तरीके से दिया है टीएमवी का R/1, उसके बाद है 2/5, उसके बाद है E/E, एंड उसके बाद है S/*, ठीक है। R का मतलब क्या है? यानी कि टाइप ऑफ न्यूक्लिक एसिड। टाइप ऑफ न्यूक्लिक एसिड, किस तरीके का न्यूक्लिक एसिड है? वो डीएनए है कि वो आरएनए है, ठीक है। उसके बाद 1 क्या बता रहा है? नंबर ऑफ स्ट्रैंड्स, वो डबल स्टैंडर्ड डीएनए है कि वो सिंगल स्टैंडर्ड है, या डबल स्टैंडर्ड आरएनए है कि सिंगल स्टैंडर्ड है। तो नंबर ऑफ स्ट्रैंड्स बता रहा है ये, ठीक। उसके बाद 2 क्या है? ये मॉलिक्यूलर वेट ऑफ न्यूक्लिक एसिड है, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ न्यूक्लिक एसिड। और 5 क्या है? 5 है परसेंटेज ऑफ न्यूक्लिक एसिड। क्या है? परसेंटेज, कितना परसेंट है न्यूक्लिक एसिड का। जैसे आप किसी किस्म पढ़ोगे बैक्टीरियोफेजेस में 5% है, इन्फ्लुएंजा वायरस में इतना परसेंट है, तो ये परसेंट ऑफ न्यूक्लिक एसिड को बता रहा है। ई और ई क्या बता रहे हैं? ई बता रहा है शेप ऑफ वायरस, वायरस का शेप कैसा है, वो ब्रिक शेप का है कि वो रॉड शेप का है, टैडपोल लाइक, कैसा शेप है उसका। और उसके साथ साथ दूसरा ई बताता है उसकी सिमेट्री, कि वो हेलिकल सिमेट्री है उसकी, या फिर वो बाइसिमेट्रिकल है या क्यूबिकल है, किस तरीके की सिमेट्री है, ठीक है। फिर एस आपको बताता है टाइप ऑफ होस्ट इन्फेक्टेड, किस टाइप के होस्ट को वो इन्फेक्ट कर रहा है, टाइप ऑफ होस्ट इन्फेक्टेड। और ये जो स्टार है ये बता रहा है टाइप ऑफ वेक्टर, यानी कि अगर किसी चीज के द्वारा वो फैल रहा है तो वो वेक्टर का टाइप कैसा है, ठीक है। इसके बेसिस पे नॉमेनक्लेचर किया गया है, ठीक है। अब आपको पता होना चाहिए कि स्मॉलेस्ट वायरस कौन सा होता है। स्मॉलेस्ट वायरस क्या है? फुट एंड माउथ डिजीज, फुट एंड माउथ डिजीज या डिजीज वायरस। और ये लगभग इसका जो डायमीटर होता है दैट इज अप्रोक्सीमेटली 10 माइक्रोम्यू, ओके। उसके बाद लार्जेस्ट वायरस की अगर मैं बात करूं, लार्जेस्ट वायरस कौन है? दैट इज स्मॉल पॉक्स वायरस, माता में भी नॉर्मली इसको हम कहते हैं स्मॉल पॉक्स वायरस। ये होता है डबल स्टैंडर्ड डीएनए। स्मॉल पॉक्स वायरस को हम वेरियोला वायरस भी कहते हैं। क्या कहते हैं? वेरियोला वायरस, ओके। चलिए नेक्स्ट चलते हैं हम केमिकल कॉम्पोजिशन पे, यानी कि आपको सबसे पहले बात पता है, अभी आपको पता चल गया कि जो वायरस है वो क्या है? वो न्यूक्लियो प्रोटीन है। क्या है? न्यूक्लियो प्रोटीन। तो सबसे पहले हम बात करेंगे इसके न्यूक्लिक एसिड की। 2 में बटा हुआ है, एक तो आपका है ये क्या है? न्यूक्लिक एसिड, और दूसरा है प्रोटीन, ओके। न्यूक्लिक एसिड यानी कि या तो इसमें डीएनए प्रेजेंट होगा या इसमें आरएनए प्रेजेंट होगा, दोनों कभी साथ में नहीं प्रेजेंट हो सकते, ठीक है। तो जनरली आप
ये एक बहुत ही यहाँ से भी क्वेश्चन आया है कई बार कि जनरली प्लांट में कौन से वायरस होता है या जनरली एनिमल में कौन सा वायरस होता है। तो जनरली आपको पता होना चाहिए कि जनरली जो है प्लांट वायरस में आपको आरएनए ही मिलेगा, ठीक है, जनरली। लेकिन एक्सेप्शंस तो हर जगह होते हैं, ठीक है। इसके एक्सेप्शंस भी हैं। एक्सेप्शन क्या है? इसमें है कॉलिमो वायरस। कॉलिमो वायरस जो कॉलिमोविरिडी फैमिली का है। यहाँ पे एक है कॉलीफ्लावर मोज़ैक वायरस। कॉलीफ्लावर मोज़ैक वायरस इसमें प्रेजेंट होता है डीएनए, यानी कि डबल स्ट्रैंडेड डीएनए इसमें प्रेजेंट होता है, यानी कि आरएनए नहीं डीएनए प्रेजेंट है और वो भी डबल स्ट्रैंडेड, ठीक है। तो ये एक्सेप्शंस है इसके। अब जनरली जो है एनिमल वायरस में आपका डीएनए प्रेजेंट होता है, ठीक है, डीएनए प्रेजेंट होता है। लेकिन यहां भी एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन क्या है? जैसे इन्फ्लुएंजा वायरस 8 स्ट्रैंड्स होते हैं और किसके होते हैं? सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए। आगे पढ़ेंगे इसके बारे में, इन्फ्लुएंजा वायरस। दूसरा है रॉस सार्कोमा वायरस में भी सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए प्रेजेंट होता है, ओके। उसके बाद एड्स वायरस किसकी वजह से फैलता है? ये एचआईवी की वजह से, ठीक है। इसमें भी एड्स वायरस, इसमें भी क्या होता है? सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए। और आपको पता है कि एड्स वायरस में क्या है? रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम। यहां से क्वेश्चन आया हुआ है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम। और ये क्या करता है? आपको देखिए यहाँ पे क्या लिखा है? आरएनए प्रेजेंट है, तो आरएनए से पहले क्या बनेगा? डीएनए, और फिर उसके बाद ये इन्फेक्शन कॉज करेगा, ठीक है। इसलिए इसको हम क्या कहते हैं? रेट्रोवायरस। पुरानी चीजें, यानी कि आरएनए से, नॉर्मली क्या होता है? डीएनए से आरएनए बनता है ना, यहाँ पे आरएनए से डीएनए बन रहा है, इसलिए इसको क्या कह रहे हैं हम? रेट्रोवायरस, ठीक है। उसके बाद और भी हैं, जैसे कि पोलियोमाइलाइटिस। इन सब में आपका सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए प्रेजेंट होता है। इन्फ्लुएंजा वायरस, रॉस वायरस, एड्स वायरस एंड पोलियोमाइलाइटिस। इसके बाद है आपका रियो वायरस एंड रोटा वायरस। इसी की फैमिली का ये भी है रोटा वायरस। क्वेश्चन में अलग अलग आ सकता है। दोनों में आपका डबल स्ट्रैंडेड आरएनए प्रेजेंट है, ठीक है। सब एनिमल वायरस है, लेकिन इनमें डबल स्ट्रैंडेड आरएनए प्रेजेंट है, ठीक है। अब बैक्टीरियोफाजेस जो होते हैं जनरली, अब फिर से मैं जनरली बात कर रही हूं कि जनरली जो बैक्टीरियोफाजेस होते हैं, बैक्टीरियोफाजेस में जनरली जो है वो डीएनए प्रेजेंट होता है, ठीक है। लेकिन एक्सेप्शंस क्या है? एक्सेप्शंस है MS2, F2 एंड R17। ये तीनों बैक्टीरियोफेजेस हैं और इनमें डीएनए नहीं प्रेजेंट होता, बल्कि इनमें आरएनए प्रेजेंट होता है, ठीक है। MS2, F2 एंड R17 बैक्टीरियोफेजेस, इनमें आरएनए प्रेजेंट होता है, डीएनए प्रेजेंट नहीं होता, ठीक है। और समझ लेते हैं। देखिए आपका डीएनए जो है नॉर्मली, अभी अब फिर से हम जनरली बात कर रहे हैं कि जनरली डीएनए क्या होता है। आपको नॉर्मली जब डीएनए दिमाग में आएगा तो आपको दिमाग में आएगा कि डीएनए तो डबल स्ट्रैंडेड होता है, ठीक है, डबल स्ट्रैंडेड होता है, यानी कुछ इस तरीके से डीएनए है तो डबल स्ट्रैंडेड होगा। लेकिन फिर एक्सेप्शंस है। फाज इंटू 174 बैक्टीरियोफाज, और उसके साथ साथ एक है S/3 ई कोलाई फेज। इन दोनों में डीएनए प्रेजेंट होता है, लेकिन सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए प्रेजेंट होता है, ओके। अब जनरली बात करते हैं। अगेन जनरली आपको जब दिमाग में आएगा आरएनए के बारे में, तो आरएनए आपको पता है कि आरएनए जनरली जो है वो सिंगल स्ट्रैंडेड पाया जाता है, सिंगल स्ट्रैंडेड, ठीक है। लेकिन एक्सेप्शंस हैं, जैसे रियो वायरस, अभी जस्ट पढ़ा हमने, रियो वायरस। उसके बाद वुंड ट्यूमर वायरस, ठीक है। राइस ड्वार्फ वायरस,
राइस ड्वार्फ वायरस, इन तीनों में आरएनए जो है वो डबल स्ट्रैंडेड आरएनए प्रेजेंट होता है। ठीक है, डबल स्ट्रैंडेड आरएनए प्रेजेंट होता है। ठीक है, बेस पेयर्स की बात करते हैं। कुछ बेस पेयर्स, सबके याद रखने की जरूरत नहीं, कुछ के एग्जाम्स में आए हुए हैं बेस पेयर्स, जैसे कि वुंड ट्यूमर का बेस पेयर अगर आपको जाना है तो दैट इज अप्रोक्सीमेटली 25,000 जीनोम्स। ठीक है, और इस तरीके से अल्फा इंटू 174 बैक्टीरियोफाजेस के भी बेस पेयर, नंबर ऑफ बेस पेयर इन जीनोम्स ऑफ फाज इंटू 174 बैक्टीरियोफाजेस के बारे में पूछा गया है। तो इसके होते हैं अप्रोक्सीमेटली कितने बेस पेयर होते हैं, 5, 3, 8, 6, इतने बेस पेयर्स प्रेजेंट है, एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए उसके बाद हम प्रोटीन कोड की बात कर लेते हैं। पहला हमने बात किया न्यूक्लिक एसिड की, दूसरा हम बात कर रहे हैं प्रोटीन कोड की, प्रोटीन की बेसिकली। अब आपको पता है कि जो यहाँ पे वायरसेस होते हैं ना, मान लीजिए ये वायरस है, अंदर की तरफ इस तरीके से वायरस है, यानी कि उसका आरएनए या डीएनए कुछ तो भी प्रेजेंट है, बाहर के तरीके से ना इस तरीके से प्रोटीन इसको इस तरीके से ढका हुआ होता है। यहाँ पे मैं आपको एक एग्जाम्पल दे रही हूँ, जैसे कि ये एग्जाम्पल है आपका टीएमवी का। ठीक है, तो ये बाहर की तरफ प्रोटीन है, इसको हम कहते हैं प्रोटीन कोट। तो ये प्रोटीन कोट के सिर्फ एक को अगर आप देखोगे तो इसको हम कहते हैं कैप्सिड। क्या कहते हैं, कैप्सिड। लेकिन अगर सबको साथ में देखोगे तो इसको हम कहेंगे कैप्सोमियर्स। क्या कहते हैं, कैप्सोमियर्स। ठीक है, तो वायरसेस क्या है, बेसिकली न्यूक्लिक एसिड का, जो कि या तो डीएनए हो सकता है, डबल स्टैंडर्ड डीएनए हो सकता है डीएनए, या फिर सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए हो सकता है, जो कि या तो फिर डबल स्टैंडर्ड आरएनए हो सकता है या सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए हो सकता है, ये न्यूक्लिक एसिड होगा। और उसके साथ साथ प्रोटीन है, प्रोटीन जिसको हम पूरा एक साथ ले लेते हैं, दैट इज कैप्सोमियर। इन दोनों को मिला के क्या बनता है, वायरस। ओके, तो एक जनरल कैरेक्टरिस्टिक जो आपको दिमाग में बैठ गई होगी कि वायरसेस कैसे, उनका कैरेक्टरिस्टिक कैसा है, न्यूक्लिक एसिड कैसा है, या फिर उसका प्रोटीन कोड कैसा है। काफी वाइड है ये, अगर आप न्यूक्लिक एसिड को जानना चाहो तो बहुत, बट उतना डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। सिमेट्री की बात करते हैं, शेप एंड सिमेट्री। सबसे पहले शेप जो है, आपको कई सारे वायरसेस में दिख जाएगा ब्रिक शेप का। अगेन इसमें भी बहुत वाइड रेंज है, बहुत सारे शेप्स होते हैं, मैं कुछ 4-5 के बारे में ही आपको बताऊंगी। ब्रिक शेप, जैसे कि ये किसमें प्रेजेंट होता है, स्मॉल पॉक्स वायरस, स्मॉल पॉक्स वायरस। ठीक है, स्फेरिकल शेप, आप कई बार आपने देखा होगा, स्फेरिकल, स्फेरिकल शेप का जो वायरस होता है वो होता है इन्फ्लुएंजा वायरस। इसको आप देखोगे, अभी बाद में इन्फ्लुएंजा वायरस के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, तो आप देखोगे कि एकदम इस तरीके से गोल सा होता है। ठीक है, स्मॉल पॉक्स वायरस का ऐसा ब्रिक शेप का होता है। अगेन रॉड शेप वायरस, रॉड शेप, रॉड शेप का कौन सा वायरस होता है, टीएमवी, टोबैको मोज़ैक वायरस। ठीक है, इस तरीके से रॉड शेप का होता है। उसके बाद आपका टैडपोल लाइक, टैडपोल लाइक, ये होते हैं आपके बैक्टीरियोफेजेस, बैक्टीरियोफेजेस। ठीक है, बैक्टीरियोफेजेस, जो कि कुछ इस तरीके का है, इस तरीके से टैडपोल के तरीके से होता है। सिमेट्री ऑफ वायरस के बारे में समझते हैं। देखिए कई जगह आपको दिखेगा हेलिकल सिमेट्री। कैसा दिखेगा, हेलिकल सिमेट्री, हेलिकल सिमेट्री यानी कि कुछ इस तरीके से, ये हेलिकल सिमेट्री है। तो ये आपको मिलेंगे टीएमवी में, और उसके बाद आपको मिलेगा इन्फ्लुएंजा वायरस में, टीएमवी वायरस में एंड इन्फ्लुएंजा वायरस में। उसके बाद आप देखोगे क्यूबिकल सिमेट्री, कहीं पे आपको क्यूबिकल सिमेट्री दिख जाएगी, क्यूबिकल सिमेट्री कुछ इस तरीके का, क्यूबिकल सिमेट्री। ये क्यूबिकल सिमेट्री आपको दिखेगी टर्निप मोज़ैक वायरस में, टर्निप मोज़ैक वायरस में। ठीक है, टर्निप मोज़ैक वायरस में। फिर आपको कई जगह बाईसिमेट्रिकल, बाईसिमेट्रिकल या मिक्स्ड सिमेट्री भी मिल जाएगी। ये आपको मिलता है बैक्टीरियोफाजस में, बैक्टीरियोफाजस में। ठीक है, बैक्टीरियोफाजस में। ओके, आई गेस आपको शेप एंड सिमेट्री समझ में आ गई है। नेक्स्ट हम बात करते हैं टोबैको मोज़ैक वायरस की। ये जो टोबैको मोज़ैक वायरस है, आपको स्टार्टिंग में बताया था इंट्रोडक्शन के टाइम पे कि टोबैको मोज़ैक वायरस की डिस्कवरी किसने की है, इसकी डिस्कवरी की है डी
डिमिट्री इवानोव्स्की ने, ठीक है, डिमिट्री इवानोव्स्की ने किया है 1892 में, 1892 में। किस तरीके का ये वायरस है, टोबैको मोज़ेक वायरस? अभी आपको अगर शेप आप देखिए तो रॉड शेप का आपको दिख रहा है, ठीक है, रॉड शेप का। सिमेट्री अगर आप देखिए, इस तरीके की सिमेट्री दिख रही है आपको, हेलिकल सिमेट्री, तो आप लिख सकते हो हेलिकल सिमेट्री होती है इसकी, ठीक है, हेलिकल सिमेट्री। उसके साथ साथ यहाँ पे आरएनए प्रेजेंट होता है, और आरएनए कैसा होता है, सिंगल स्ट्रैंडेड, तो सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए यहाँ पे प्रेजेंट है। कितने न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं, 7300 न्यूक्लियोटाइड्स, ये याद करना पड़ेगा आपको, 7300 न्यूक्लियोटाइड्स। अब परसेंटेज की बात करें तो आरएनए जो है यहाँ पे जस्ट 5% है, ठीक है, 5% आरएनए है, और जो प्रोटीन है, ठीक है, जो प्रोटीन है वो लगभग 95% है। तो क्या है, 5% आपका पूरा का पूरा आरएनए है, लेकिन 95% क्या है, 95% प्रोटीन है। और इसमें डिजीज कौन कॉज करता है, ये आरएनए ही कॉज करता है। सिर्फ 5% जो है पूरे के पूरे टोबैको प्लांट को खराब करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है। उसके बाद ये जो आपका टोबैको मोज़ेक वायरस है, ये क्या है, ये प्लांट वायरस है। कौन सा वायरस है, प्लांट वायरस। किसको डिजीज कॉज करेगा, प्लांट को कॉज करेगा। तो सबसे पहले इसको क्रिस्टलाइन फॉर्म में किसने किया था, टोबैको मोज़ेक वायरस को सबसे पहले क्रिस्टलाइन फॉर्म में किसने किया था इसको WM स्टैनले ने। इसके बारे में भी मैंने आपको बताया, WM स्टैनले ने 1935 में, और इनको नोबेल प्राइज भी मिला है इस चीज के लिए, 1946 में इनको नोबेल प्राइज मिल चुका है फॉर क्रिस्टलाइजेशन फॉर्म ऑफ टोबैको मोज़ेक वायरस। ओके, चलिए इसके बाद यहाँ पे इसका स्ट्रक्चर भी देख लेते हैं थोड़ा सा। अगर आप बीच में ये जो ल्यूमेन, ये जो बीच में हॉलो कोर आपको दिख रहा है, इस हॉलो कोर का अगर आप डायमीटर देखो तो इट इज अप्रोक्सीमेटली 20 एंगस्ट्रॉम। कितना है, 20 एंगस्ट्रॉम सेंट्रल ल्यूमेन का। लेकिन जब हम आरएनए हेलिक्स का, ये जो आरएनए हेलिक्स है, जब इसका डायमीटर आप देखते हो तो इसका डायमीटर है अप्रोक्सीमेटली 80 एंगस्ट्रॉम, ठीक है। और इसमें कैप्सोमियर्स जो प्रेजेंट है ना, अगर एक एक को आप स्पेशली देखोगे तो दैट इज कैप्सिड। और ये जो प्रोटीन होता है, ये क्या है, प्रोटीन की सब यूनिट। इसको क्या कहोगे, कैप्सिड को प्रोटीन की सब यूनिट। ओके, चलिए नेक्स्ट चलते हैं हम इन्फ्लुएंजा वायरस की। इन्फ्लुएंजा के बारे में आपको थोड़ी बहुत समझ में आ गया है बातें, जैसे कि स्फेरिकल होता है, यहाँ पे आपको दिख रहा है स्फेरिकल, गोल दिख रहा है आपको, ठीक है। उसके बाद हेलिकल सिमेट्री है, इसमें भी देखिए यहाँ पे इस तरीके से हेलिकल, ये हेलिकल सिमेट्री इसमें पाया जाता है, हेलिकल सिमेट्री। हेलिकल सिमेट्री के साथ साथ इसमें ये जो है, इसको हम क्या कह रहे हैं, आरएनए, ये लिखा है यहाँ पे आरएनए सेगमेंट्स। तो कैसे आरएनए सेगमेंट्स है, सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए सेगमेंट्स है इसमें, ठीक है, सिंगल स्ट्रैंडेड। कितने होते हैं, टोटल 8। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे टोटल ये 8 सेगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं, 8 सेगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं, 8 सेगमेंट्स, ठीक है। आरएनए कितना परसेंट होता है, आरएनए इसमें जस्ट 10% आरएनए होता है, बाकी आपका 90% इसमें सिर्फ प्रोटीन होता है, 90% प्रोटीन होता है, ठीक है। जो आपका इन्फ्लुएंजा वायरस होता है, इट इज वेरी एक्टिव एट लो टेम्परेचर। लो टेम्परेचर पे बहुत ज्यादा एक्टिव होता है, यानी कोल्ड में ये बहुत एक्टिव रहेगा, और इसीलिए ये रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट को इन्फेक्ट करता है, ठीक है। यानी कि ये क्या कॉज करता है, एक्यूट रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन, एक्यूट रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन। और ये जो है स्प्रेड कैसे होता है, बाय कफ एंड कोल्ड, कफ के द्वारा या स्नीज के द्वारा ये जो है आपका स्प्रेड होता है, ठीक है। इन्फ्लुएंजा वायरस स्प्रेड ऐसे होता है। अब ये जो इन्फ्लुएंजा वायरस होता है, ये जो डिजीज कॉज करता है, ये 4 टाइप्स के होते हैं, A, B, C एंड D। जो A और B है, इट कैन कॉज पेंडेमिक, इट कैन कॉज एपिडेमिक, ठीक है। यानी ये यूएस में ना लगभग हर साल ही पूरे के पूरे लोग जो है इस सब चीजों से, मतलब इन्फ्लुएंजा वायरस से ग्रसित हो जाते हैं। तो एपिडेमिक कॉज करने का ये 2 के पास क्षमता है, इन्फ्लुएंजा A एंड इन्फ्लुएंजा B। जो इन्फ्लुएंजा C है, ये सिंपल एक माइल्ड इलनेस कॉज करता है, ठीक है, छोटा मोटा, थोड़े दिन के लिए कोल्ड या थोड़े दिन के लिए कफ, ये सब चीजें हो जाएगा। जो इन्फ्लुएंजा वायरस D है, ये कैटल में होता है, ये ह्यूमंस में नहीं होता, ठीक है। इट
कॉज इन कैटल, ठीक है, पीपल्स में नहीं होता। तो ये इन्फ्लुएंजा वायरस के बारे में है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं हम बैक्टीरियोफाजस के बारे में। बैक्टीरियोफाजस जो है वो मायोविरिडी फैमिली के हैं, मायोविरिडी फैमिली। और इसका स्ट्रक्चर आप देखो, ऊपर की तरफ ये हेक्सागोनल आपका हेड प्रेजेंट है, डीएनए या आरएनए। अब डीएनए या आरएनए नॉर्मली बैक्टीरियोफेजेस में क्या पाया जाता है, डीएनए पाया जाता है, लेकिन मैंने बोला ना कि कुछ ऐसे भी बैक्टीरियोफाजेस हैं जिनमें आरएनए प्रेजेंट होते हैं। जैसे कि यहाँ पे हम फिर से उस एक्सेप्शंस के बारे में समझते हैं। क्या है, MS2, दूसरा कौन है F2 और तीसरा कौन है R17। ये 3 बैक्टीरियोफाजेस हैं जिसमें आरएनए प्रेजेंट होता है, ठीक है। बीच में कॉलर प्रेजेंट है, फिर ये शीथ प्रेजेंट है, नीचे टेल फाइबर्स हैं, बेस प्लेट है और पिन्स हैं, ठीक है। तो बैक्टीरियोफाजेस बेसिकली होते क्या, इट किल्स बैक्टीरिया, ठीक है। बैक्टीरियो यानी कि बैक्टीरिया को किल करने वाला कोई फेज है, दैट इज बैक्टीरियोफाजस। तो किस तरीके का शेप और सिमेट्री के बारे में पहले समझते हैं। पहली बात, टैडपोल की तरीके से दिख रहा है, टैडपोल लाइक, ठीक है। ये देखिए टैडपोल की तरीके से, थोड़ा सा स्ट्रक्चर आपका टैडपोल के जैसे दिख रहा है। उसके बाद सिमेट्री कैसी है, अंदर की तरफ देखो, यहाँ पे डीएनए इसका जो है वो कैसा प्रेजेंट है, डीएनए आरएनए जो भी प्रेजेंट है वो हेलिकल सिमेट्री में है। कैसी सिमेट्री है, हेलिकल सिमेट्री प्रेजेंट होता है, ठीक है, ठीक है। हेलिकल सिमेट्री, या फिर आप इसको कह सकते हो बाइसिमेट्रिकल, ठीक है। हेलिकल सिमेट्री ना कह के बाइसिमेट्रिकल भी कह सकते हो हमने, क्योंकि पीछे बाइसिमेट्रिकल ही पढ़ा है। डीएनए इसमें प्रेजेंट होता है। अब डीएनए भी प्रेजेंट हो सकता है, आरएनए भी प्रेजेंट हो सकता है। आपको पता है किसमें आरएनए प्रेजेंट है। डिस्कवर किसने किया है, FW टिबॉट ने और FHD हेरेल ने 1915 में और 1917 में इसकी डिस्कवरी हुई है। 1915 और 1917। एक है FW टिबॉट, इसके बारे में ऑलरेडी बता चुकी हूं, और है FHD हेरेल, FHD हेरेल। इन दोनों ने मिलकर डिस्कवरी की है, ठीक है, डिस्कवरी की है। उसके बाद कोलीफेज, कोलीफेज के जिस भी चीज के आगे फेज लगा है ना, इसका मतलब वो उस चीज को किल करते हैं। कोली का मतलब क्या है, इकोलाई। कोली जो है इकोलाई से संबंधित है, इकोलाई, एस्चेरिचिया कोलाई। एस्चेरिचिया कोलाई की डिस्कवरी किसने की है, एस्चेरिचिया ने की है, ठीक है। साइंटिस्ट का नाम है एस्चेरिच। तो एस्चेरिचिया कोलाई को ये किल करता है। फिर है साइनोफेजेस, साइनोफेजेस क्या होता है, जो कि साइनोबैक्टीरिया को किल करते हैं, ठीक है। अब आगे थोड़ा समझते हैं, साइनोफेजेस की डिस्कवरी किसने की है। साइनोफेजेस की डिस्कवरी की है सेफरमैन ने। किसने की है, सेफरमैन ने एंड मॉरिस। सेफरमैन एंड मॉरिस कब की है, 1963। कब की है, 1963। और ये जो आपके बैक्टीरियोफेजेस हैं, यानी कि जो इसमें साइनोफेजेस हैं, इसमें क्या होता है, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए, ठीक है। ये याद रखना है आपको। सेफरमैन एंड मॉरिस ने 1963 में साइनोफेजेस की डिस्कवरी की है। यहां से क्वेश्चंस आए हुए हैं कई बार, ठीक है। चलिए आगे समझते हैं टाइप्स ऑफ बैक्टीरियोफेजेस। इस साइकिल से आपको दो चीजें समझ में आ रही होंगी कि दो टाइप्स के आपके बैक्टीरियोफेजेस होते हैं। दो टाइप की साइकिल होती है बैक्टीरियोफेजेस में, लाइटिक साइकिल होती है और दूसरा है लाइसोजेनिक साइकिल। तो इस बेसिस पे आप बैक्टीरियोफेजेस को भी दो टाइप्स में कह सकते हो, जिसमें लाइटिक साइकिल है, यानी कि लाइटिक में क्या बेसिकली क्या हो रहा है, लाइसिस हो जा रही है, बैक्टीरिया जो है वो रप्चर हो जा रहा है, ठीक है। तो जब रप्चर हो जा रहा है तो इसको आप क्या कह सकते हो, इसको आप कह सकते हो वायरलेंट फेजेस। क्या कह सकते हो, वायरलेंट फेजेस, जो वायरस की तरीके से पूरे फैल जा रहे हैं, ठीक है। या फिर इसको आप कह सकते हो, और आप इसको कह सकते हो इन्फेक्टिव फेजेस, इन्फेक्टिव फेजेस, ठीक है। दूसरा जो है आपको यहाँ पे दूसरा वाला जो आपको दिख रहा है, लाइसोजेनिक साइकिल। लाइसोजेनिक साइकिल जिसमें होता है उसको आप कई सारे नाम से जान सकते हो, जैसे कि प्रोफेजेस, ठीक है, क्योंकि इसमें प्रोफेज बन जा रहा है, ये जो आपको बन जा रहा है ना दिस वन, इसको हम प्रोफेज कहते हैं। तो प्रोफेज फेजेस, ठीक है। वायरलेंट नहीं है, यानी कि इसको आप ऐसे कह सकते हो नॉन वायरलेंट फेजेस, नॉन वायरलेंट, ठीक है। इन्फेक्शन भी कॉज नहीं कर रहा, ठीक है, इन्फेक्शन कॉज नहीं कर रहा, सिंपल उसके डीएनए में जाके इंसर्ट कर जा रहा है, ठीक है, उसके डीएनए में जाके इंटीग्रेट कर जा रहा है। तो इसको आप कहोगे नॉन इन्फेक्टिव फेजेस। क्या कहोगे, नॉन इन्फेक्टिव। और उसके साथ साथ आप इसको एक और नाम से जानते हो, दैट इज टेम्परेट। इसके बारे में आपने पढ़ा होगा, टेम्परेट फेजेस, ठीक है। तो बेसिकली इसमें क्या है कि जो बैक्टीरिया है वो रप्चर नहीं करता, ये बैक्टीरिया रप्चर नहीं हो रहा है, सिंपल उसके डीएनए में जाके इंटीग्रेट कर रहा है,
ठीक है। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो बैक्टीरिया है वो रप्चर हो जा रहा है। तो दोनों का मकसद क्या है? ठीक है, सबसे पहली बात, लाइटिक साइकिल का मकसद है रिप्रोडक्शन करना। इसका मकसद है रिप्रोडक्शन करना। और रिप्रोडक्शन कैसे हो सकता है? रिप्रोडक्शन कैसे हो सकता है? यहाँ पे बैक्टीरियोफाज जो है इसके अंदर इंसर्ट, उसने डीएनए को इंसर्ट किया, ठीक है। यहाँ पे जाके उसने क्या किया, जो बैक्टीरिया है उसके जो क्रोमोसोम्स है उसको उसने एकदम ब्रेक कर दिया। अब बैक्टीरियोफाजस के जो डीएनए है उसका उसका पूरी तरीके से उसके ऊपर बैक्टीरिया में कंट्रोल हो गया है, ठीक है। अब जितने भी बैक्टीरियोफाजस के जितने भी पार्ट्स हैं सबका फॉर्मेशन होगा इस बैक्टीरिया के अंदर। और धीरे धीरे जब बहुत ज्यादा फॉर्मेशन हो जाएगा, धीरे धीरे बैक्टीरिया के जो सेल वॉल है उसके ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर पड़ेगा, बैक्टीरियोफाजस पूरे के पूरे अरेंज हो जाएंगे। और जैसे ही प्रेशर पड़ेगा बैक्टीरिया जो है वो रप्चर हो जाएगा, उसका सेल वॉल रप्चर हो जाएगा और सारे के सारे बैक्टीरियोफाजस बाहर हो जाएंगे। तो एक बैक्टीरियोफाज से आपको कम से कम 20 से 25, यहाँ पे जो दिख रहे हैं 4, यानी कि 1 से 4 आपके बन जा रहे हैं। 4 नहीं बनते हैं, बहुत सारे बन जाते हैं, ठीक है। तो एक सबको इतने सारा बन रहा है, तो यानी कि क्या कहोगे आप इसको? रिप्रोडक्शन। यानी इसका मकसद क्या है लाइटिक साइकिल का? रिप्रोडक्शन। लाइसोजेनिक का मकसद क्या है? लाइसोजेनिक का मकसद होता है इंटीग्रेशन, ठीक है। इसका मकसद है इंटीग्रेशन, यानी कि उसके जो बैक्टीरियल क्रोमोसोम है उसमें जाके, उसके डीएनए में जाके, बैक्टीरिया के डीएनए में जाके इंटीग्रेट हो गया। अब ये पूरा का पूरा बैक्टीरिया के का कंट्रोल अपने ऊपर ले लिया बैक्टीरियोफाजस ने। अब जैसा बैक्टीरियोफाजस चाहेगा वैसा ही ये बैक्टीरिया करेगा। यानी बैक्टीरिया को पता भी नहीं है कि उसके क्रोमोसोम के अंदर, उसके डीएनए के अंदर जो है किसी और का डीएनए जो है आके इंसर्ट हो गया है और कंट्रोल उसका पूरी तरीके से उसके ऊपर चला गया। तो यहाँ पे इसका मकसद क्या है? इंटीग्रेशन, ठीक है। ये 2 मकसद है। अब बैक्टीरियोफाजस में टी सीरीज भी होती है इसमें, जैसे कि T2, T4, T6, ये सब के जो है हेड कैसे होते हैं? एंगुलर होते हैं। और कॉन्ट्रैक्टाइल टेल जो होते हैं उसमें 6 ऐसे फाइबर्स, टेल फाइबर्स 6 होते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे आपको कई चीजें दिख रही है। मल्टीप्लीकेशन, यानी कि जो आपका बैक्टीरियोफाजस है 1 से ये 4 यहाँ पे दिख रहे हैं। तो 1 से 4 कैसे हुए? मल्टीप्लीकेशन की वजह से, मल्टीप्लीकेशन की वजह से। तो इनके स्टेप्स क्या हैं वो समझते हैं। सबसे पहला स्टेप है एडजॉर्प्शन। एडजॉर्प्शन, यहाँ पे देखिए आप, बैक्टीरियोफाज जो है सबसे पहले इस बैक्टीरिया का जो सेल वॉल है उसके ऊपर आके एडजॉर्ब कर रहा है, यानी कि पूरी तरीके से चिपक रहा है उसके ऊपर, ठीक है। किससे चिपक रहा है? अपने टेल फाइबर से। दूसरा एडजॉर्प्शन के बाद है पेनिट्रेशन, उसमें पेनिट्रेट करेगा। पेनिट्रेट करेगा तो एक पोर का फॉर्मेशन होगा, ठीक है। बीच में से जो सेल वॉल है उसमें एक पोर बनेगा और उस पोर के थ्रू वो अपने डीएनए को उसके अंदर इंसर्ट कर देगा, उस बैक्टीरिया के अंदर इंसर्ट कर दिया, दैट इज पेनिट्रेशन, ठीक है। उसके बाद थर्ड है कंट्रोल ऑफ मेटाबॉलिक एक्टिविटी। कंट्रोल ऑफ मेटाबॉलिक एक्टिविटी, जो मेटाबॉलिक एक्टिविटी है उसका कंट्रोल अपने ऊपर ले लिया, ठीक है। अब कंट्रोल किस 2 तरीके से ले सकता है, या तो उसके डीएनए में इंटीग्रेट होकर कंट्रोल ले ले, या तो फिर उसके डीएनए को ही पूरा तरीके से रप्चर करके अपना जो चीज है, अपने जितने भी पार्ट्स है वो खुद बनाए, ठीक है। तो इस तरीके से कंट्रोल ले सकते हैं। और जो चौथा है दैट इज लाइसिस, ठीक है। अब ये लाइसिस के बारे में, यहाँ पे तो लाइसिस हो गई, यहाँ पे आपका जो लाइसोजेनिक है वहां पे थर्ड में खत्म हो जाता है। कंट्रोल ले लिया, उसके बाद सारा का सारा बैक्टीरिया उसके हिसाब से काम करेगा। जो लाइटिक साइकिल है उसमें एक और स्टेप चलता है दैट इज लाइसिस। बैक्टीरियल सेल वॉल का लाइसिस हो जाता है, बैक्टीरिया खत्म हो जाता है, मर जाता है, ठीक है। इस तरीके से बैक्टीरियोफेज काम करते हैं। नेक्स्ट है माइकोफेजेस। माइकोफेजेस क्या होते हैं? ये वो फेजेस होते हैं या वो बैक्टीरिया कह सकते हो, वो फेजेस होते हैं जो कि माइको को इन्फेक्ट करते हैं। अब ये माइको क्या है? माइको है फंजाई, ठीक है। फंजाई माइकोफेजेस को इन्फेक्ट करते हैं। इसमें न्यूक्लिक एसिड कैसा होता है? डबल स्ट्रैंडेड होता है, लेकिन आरएनए डबल स्ट्रैंडेड आरएनए होता है। और शेप कैसा है? शेप है स्फेरिकल, शेप है स्फेरिकल। ये देखिए ये फेज है, ठीक है। ये फेज का जो यहाँ पे आपका टेल शीथ होता है वो देखिए टेल कितनी बड़ी है, इसमें टेल बहुत ज्यादा बड़ी होती है। स्फेरिकल इसका शेप होता है। डिस्कवर किसने किया है? इट वॉज डिस्कवर्ड बाय सिंडेन। किसने किया है? सिंडेन ने। सिंडेन ने इसकी डिस्कवरी की है। कब की है? 1957 में डिस्कवरी की है। और किसमें की है? इसको क्या कहते हैं? अगैरिकस बाइस्पोरस। अगैरिकस बाइस्पोरस
स्पोरस। अगैरिकस बाइस्पोरस को कॉमनली हम लोग मशरूम कहते हैं, या फिर इसको हम गिल फंजाई भी कहते हैं। ठीक है, गिल फंजाई क्यों कहते हैं? यहाँ पे आपको नीचे की तरफ स्ट्रक्चर देखिए, यहाँ पे ये गिल के तरीके से स्ट्रक्चर, जो फिश के जो गिल्स होते हैं ना उसके तरीके से, या कह सकते हो यूनियो जो है उसके गिल्स के तरीके से इसका स्ट्रक्चर होता है, इसलिए इसको हम गिल फंजाई भी कहते हैं। ओके, दिस वाज ऑल अबाउट माइकोफेजेस। नेक्स्ट है आपका विरोइड्स। विरोइड्स क्या होता है और किसने डिस्कवरी की? डिस्कवरी किसने की है? ये साइंटिस्ट हैं एक, जिनका नाम है टीओ डिनर। ठीक है, टीओ डिनर कब किया है? 1971 में इन्होंने विरोइड्स की डिस्कवरी की है। अब ये विरोइड्स क्या होते हैं? दे आर स्मॉलर देन वायरसेस, स्मॉलर देन वायरसेस, वायरसेस से छोटे होते हैं, और इनको हम और भी नाम से जानते हैं, दैट इज नेकेड वायरस। ये नेकेड वायरस, हम नेकेड क्यों बोला? क्योंकि इसके ऊपर प्रोटीन का जो कवरिंग होता है ना, ये प्रोटीन नहीं पाया जाता। ठीक है, तो जब भी कोई ऐसा वायरस है जिसके ऊपर प्रोटीन ना पाया जाए तो उसको हम क्या कहेंगे? विरोइड्स कहेंगे, जो कि वायरस से छोटे होते हैं। ठीक है, इनका मॉलिक्यूलर वेट बहुत कम होता है, लो मॉलिक्यूलर वेट। लो मॉलिक्यूलर वेट आरएनए होता है, लगभग 300 न्यूक्लियोटाइड का होता है मोनोमर। ठीक है, आरएनए जो है जस्ट ऑफ 300 न्यूक्लियोटाइड मोनोमर का बना हुआ होता है। ये जो भी इन्फेक्शंस कॉज करेगा ना, विरोइड्स जो भी इन्फेक्शंस कॉज करेंगे वो परसिस्टेंट होंगे। ठीक है, इन्फेक्शन जो है वो परसिस्टेंट होगा, यानी कि वो कभी रिकवरी, अगर एक बार विरोइड से कोई चीज का इन्फेक्शन हो गया या डिजीज हो गई प्लांट में, तो दोबारा वो प्लांट को आप किसी और भी चीज के थ्रू जो है आप उसको ठीक नहीं कर पाओगे, यानी कि परसिस्टेंट होते हैं, कभी भी रिकवरी नहीं हो सकती। इसमें सिर्फ आरएनए प्रेजेंट होता है, ओनली मेड अप ऑफ आरएनए मॉलिक्यूल, सिर्फ आरएनए मॉलिक्यूल का बना हुआ होता है। तो इसको आप कह सकते हो इन्फेक्शियस न्यूक्लिक एसिड। क्या कह सकते हो? इन्फेक्शियस न्यूक्लिक एसिड, एंड इट इन्फेक्ट्स ओनली प्लांट्स, सिर्फ प्लांट्स को इन्फेक्ट करता है, इन्फेक्ट्स ओनली प्लांट्स। ठीक है, जो टीओ डिनर है उन्होंने इसकी डिस्कवरी, विरोइड्स की डिस्कवरी किसमें की थी? पीएसटीवी में। पीएसटीवी क्या होता है? पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर विरोइड, पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर विरोइड, इसमें उन्होंने डिस्कवरी की थी। विरोइड्स की वजह से और भी बहुत सारी डिजीजेस हो जाती हैं, जैसे कि कुकम्बर पेल, ठीक है, कुकम्बर पेल फ्रूट, इस तरीके की और भी डिजीजेस हो जाती हैं। पीएसटीवी को आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये है आपका पीएसटीवी, ये पोटैटो का ये पौधा है। ठीक है, पोटैटो कुछ इस तरीके का धीरे धीरे सड़ के वो इस तरीके से हो जाता है। जब भी आपको कुछ इस तरीके का पोटैटो दिखे वो विरोइड के वजह से होता है। ठीक है, ये देखिए, ये इस तरीके से हमको अक्सर दिख जाते हैं इस तरीके के। तो ये जो विरोइड, ये जो भी हो रहा है ये विरोइड के वजह से हो रहा है। ठीक है, ये क्या है? पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर विरोइड, किसने खोजा था? टीओ डिनर ने। ठीक है, क्या है ये? विरोइड है, नेकेड वायरसेस है जिसमें सिर्फ आरएनए प्रेजेंट होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं हम प्रियॉन्स के बारे में। अभी तक आपने जिसमें भी पढ़ा तो सब में जो है कोई ना कोई, या तो आरएनए या तो डीएनए, वो न्यूक्लिक एसिड जो है वो इन्फेक्शन कॉज करते हैं। लेकिन प्रियॉन्स जो हैं उनमें प्रोटीन्स जो है, इन्फेक्शियस प्रोटीन होते हैं इसमें। ठीक है, इन्फेक्शियस प्रोटीन होते हैं। अब पी से प्रोटीन, पी से प्रियॉन, और इस साइंटिस्ट का नाम भी पी से ही है, दैट इज प्रोसिनर। ठीक है, प्रियॉन्स वाज डिस्कवर्ड बाय स्टैनली बी प्रोसिनर 1982 में। 1982 में प्रोसिनर ने इसको खोजा था, और इसी के लिए इनको नोबेल प्राइज भी मिला था 1997 में, इनको नोबेल प्राइज भी मिला था। ठीक है, इसमें सिर्फ प्रोटीन होता है, और इस प्रियॉन का जो डिजीज, जो भी डिजीजेस होते हैं उसकी डिस्कवरी किसने की है या उसके ऊपर पढ़ा किसने है? तो रिसर्च ऑन प्रियॉन्स डिजीज, प्रियॉन्स से रिलेटेड जो भी डिजीजेस होते हैं उसका डिस्कवरी किसने किया है? डी.सी. आप इसको पढ़ सकते हैं, गैस ड्यूसेक समथिंग कहते हैं इसको। 1976 में इनको इस चीज के लिए नोबेल प्राइज भी मिला था। अब कौन कौन से डिजीज जो है वो कॉज करते हैं ये प्रियॉन्स? डिजीज के बारे में समझते हैं, कौन कौन से डिजीज कॉज कर रहे हैं। पहला है डिमेंशिया, ठीक है, भूलने वाली चीज, डिमेंशिया। ठीक है,
स्क्रेप डिजीज क्या है? स्क्रेप डिजीज। स्क्रेप डिजीज जो है वो किसमें होता है? शीप और गोट में। किसमें हो रहा है? शीप, गोट में ये डिजीज होती है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका कुरू डिजीज। कुरू डिजीज या कुरू डिजीज क्या है? ये नर्वस सिस्टम का डिजीज है और इसको आप लाफिंग डिजीज भी कहते हो, कुरू डिजीज को। नेक्स्ट है आपका मैड काउ डिजीज। मैड काउ डिजीज, मैड काउ डिजीज। उसके नेक्स्ट है आपका पार्किंसन डिजीज। क्या है? पार्किंसन, पार्किंसन डिजीज। ये पांचों जो डिजीज हैं, दिस ऑल 5 कॉज्ड बाय प्रियॉन्स। ठीक है, ये प्रियॉन्स की वजह से होता है। प्रियॉन्स होता कैसे? देखो, जो डीएनए है उसमें एक PRNP नाम का एक जीन होता है जो कि प्रियॉन की प्रोटीन को इनकोड करता है। अब ये जो प्रियॉन की जो प्रोटीन है वो सेल के सरफेस पे आता है और जितने भी प्रोटीन्स होते हैं ना उसको उसमें मिसफोल्डिंग करने लगता है। बेसिकली आपको पता है कि नॉर्मली कोई भी प्रोटीन जो है, जब भी हमारा डीएनए कोई प्रोटीन बनाता है तो वो प्रोटीन का यूज करके हम बहुत सारे, चाहे सेल के ऊपर का सरफेस या सेल में कोई भी चीज की जरूरत होती है वो प्रोटीन उसको बनाता है। लेकिन अगर प्रोटीन में किसी तरीके से कोई मिसफोल्डिंग हो जाए या प्रोटीन जो है वो किसी तरीके से कुछ डिफेक्टिव बन जाए तो तुरंत जो है उसको खत्म कर दिया जाता है। ठीक है, क्योंकि अगर खत्म नहीं किया जाएगा तो प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, म्यूटेशन कर सकता है कहीं। ठीक है, तो ये जो मिसफोल्डिंग, कभी कभार बाय चांस ये जब मिसफोल्डिंग रह जाती है तो इस तरीके से वो डिजीज भी कॉज कर देती है। ठीक है, सो दैट इज ऑल अबाउट प्रियॉन्स। नेक्स्ट है आपका इंटरफेरॉन। प्रियॉन्स के साथ ही मैं आपको एक और चीज बताती हूँ, विरियॉन्स के बारे में। विरियॉन, अब ये विरियॉन क्या होता है? जब भी कोई वायरस, ठीक है, उसमें न्यूक्लिक एसिड चला गया, अब वो वायरस क्या? सिंपल प्रोटीन। अब उसका जो, उस वायरस का जो प्रोटीन है वो तो इन्फेक्शियस नहीं है, सिर्फ प्रियॉन है जिसमें प्रोटीन इन्फेक्शियस है। वायरस में तो प्रोटीन इन्फेक्शियस नहीं है। तो जब भी कोई ऐसा वायरस हो जिसमें वो न्यूक्लिक एसिड नहीं है तो उसको आप क्या कहोगे? डेड वायरस। क्या कहोगे? डेड वायरस। और उस डेड वायरस को हम विरियॉन कहते हैं। ठीक है, तो ये क्या है? ये न्यूक्लियो कैप्सिड है। ये क्या है? ये न्यूक्लियो कैप्सिड है। न्यूक्लियोकैप्सिड। ठीक है, तो बेसिकली ये क्या है? कंप्लीटली असेंबल्ड वायरस पार्टिकल आउटसाइड द होस्ट। ठीक है, होस्ट के बाहर कंप्लीटली असेंबल्ड वायरस पार्टिकल है, यानी कि नॉन लिविंग कंडीशन में, तो उसको आप विरियॉन कहते हो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम पढ़ते हैं इंटरफेरॉन के बारे में। ये लास्ट है आज का। इंटरफेरॉन एक्चुअली क्या होता है? देखो, उसको थोड़ा सा इजी करके समझते हैं। इंटरफेरॉन क्या है? जैसे नॉर्मली अगर मान लीजिए कोई वायरस ने किसी को इन्फेक्ट किया, ठीक है, तो वायरस जैसी सेल के अंदर गया उसमें अनकंट्रोल वायरस रेप्लिकेशन होगा और पूरी तरीके से पूरी बॉडी को इन्फेक्ट कर देगा। लेकिन इंटरफेरॉन के होने से, इंटरफेरॉन क्या है? एंटी वायरल एक्टिविटी। जब भी वायरस का इन्फेक्शन होता है तो ये तुरंत इंटरफेरॉन हमारी बॉडी में बढ़ जाता है, जिसको हम लोग INF के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, इंटरफेरॉन तुरंत बढ़ जाता है तो ये क्या करता है? वायरस की रेप्लिकेशन को कंट्रोल करता है। ठीक है, ताकि ये ज्यादा से ज्यादा बढ़ ना पाए। ठीक है, तो एंटीवायरल एक्टिविटी इतना इंपॉर्टेंट है। अब इसको सबसे पहले किसने खोजा था? इसको खोजा था इसाक ने और लिंडमैन ने। ये है एलियक इसाक और दूसरे हैं ये लिंडमैन। इन दोनों ने 1957 में डिस्कवरी की है, डिस्कवर्ड इंटरफेरॉन। ठीक है, इंटरफेरॉन की डिस्कवरी की है इन्होंने। ठीक है, अब ये किस सेल्स में प्रोड्यूस होता है? ये मैमल्स में प्रोड्यूस होता है, मैमल्स में प्रोड्यूस होता है, ये रॉडेंट्स में प्रोड्यूस होता है, ये बर्ड्स में भी प्रोड्यूस होता है, एटसेट्रा, इन सब में प्रोड्यूस होता है। तो प्रोड्यूस क्यों होता है? टू प्रोवाइड रेजिस्टेंट अगेंस्ट वायरसेस, रेजिस्टेंस अगेंस्ट वायरसेस, वायरसेस के अगेंस्ट रेजिस्टेंस को प्रोवाइड करने के लिए, ताकि वायरसेस जो है उनका रेप्लिकेशन बहुत ज्यादा ना हो जाए, तो रेजिस्ट करने के लिए। तो बेसिकली क्या है इंटरफेरॉन? क्या है इंटरफेरॉन? एक प्रोटीन मॉलिक्यूल है। कैसा मॉलिक्यूल है ये? प्रोटीन का मॉलिक्यूल है ये, पेप्टाइड, पॉलीपेप्टाइड है, लो मॉलिक्यूलर वेट का, जो कि वायरल मल्टीप्लिकेशन को प्रिवेंट करता है। ठीक है, वायरल के मल्टीप्लिकेशन को होने नहीं देता। ठीक है, तो दिस वाज ऑल अबाउट इंटरफेरॉन एंड वायरसेस के बारे में हमने सारी चीजें समझ ली है। अब कौन से डिजीजेस वायरसेस कर सकते हैं, प्लांट डिजीजेस या ह्यूमन डिजीजेस, वो सारी चीजों को समझेंगे हम नेक्स्ट क्लास में। टिल देन बाय बाय एंड थैंक यू।